अनुशासन बनाए रखें, चर्चा करें। कल बिजनेस एडवाइजर कमेटी की मीटिंग में भी सभी दलों ने सहमति व्यक्त की है कि संसद का नया सत्र के अंदर और इस नए भवन के अंदर हम तख्तियां, प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे। और मुझे आशा है कि सभी दल इस मत से सहमत हैं। और मैं भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कोई भी मान्य सदन की मर्यादा अनुशासन को बनाए रखें। प्ले कार्ड लेकर आएंगे तो मुझे उस माननीय सदस्य पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइटम नंबर 12 और 13 एक साथ लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनः गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। श्री अमर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। रिप्लाई पे विस्तार से देंगे ना। कन्वेंशन है सर, शॉर्ट सभी लोग बोले, मैं बहुत विस्तार से, आप बिठाना मत, लंबा जवाब दूंगा। नॉर्मली इनिशियल इंट्रोडक्शन हो चुका है बिल का। माननीय अमर सिंह जी। नॉर्मली मूवर विल स्पीक समथिंग। धन्यवाद स्पीकर साहब। आज दो बिलों पर चर्चा हो रही है। एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट है, दूसरे में नॉमिनेशंस की अमेंडमेंट है। सर, जो रिजर्वेशन वाला अमेंडमेंट बिल है उसमें तो सिर्फ जो शब्दों का उपयोग है, पहले जो 2004 का बिल है उसमें वर्ड यूज्ड है अंडर प्रिविलेज क्लासेस, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उसको नए बिल में ओबीसी कर दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया है। वो तो इतना ही है। वो सर ये पॉजिटिव आप अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस नाम से वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस में उनको रिजर्वेशन सिर्फ 2% थी और जब वो स्टेट से बाहर, अब तो स्टेट नहीं बची, यूटी है, जब कभी सूबे से बाहर या भारत सरकार की किसी नौकरी को अप्लाई करना चाहते थे तो उनको ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि नाम डिफरेंट था। तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव अमेंडमेंट मानता हूं और मैं इसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन सर, इसमें जो मुद्दा असली है और जब 370 धारा समाप्त करी जा रही थी तब ये सारी ओबीसी क्लासेस को जिनका नाम अलग था, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उनसे वादा किया गया था कि आपको जैसे सारे भारतवर्ष में 27% रिजर्वेशन मिलती है वो आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तो अभी 2% मिलती है। तो मैं बेनती करूंगा स्पीकर साहब आपको, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को, क्योंकि देखिए नाम तो अच्छा हो गया, बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ वो जो उनकी असली मांग है ये सभी ओबीसी क्लासेस की, और आपने वहां वादा भी किया था, उसका आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सदन को वो जरूर बताइए, नहीं तो नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वो नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, वो सही है,
लेकिन जम्मू कश्मीर अब आपके पास है, यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है, 2% रिजर्वेशन को आप किधर लेके जा रहे हैं, वो बहुत मुख्य मुद्दा है। हम निवेदन करेंगे गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वो जब भी जवाब दें तो इस बात पे जवाब जरूर दें कि केवल नाम ही चेंज करना है या ये जो ओबीसी सारे जम्मू कश्मीर के हैं उनका जो बनता हक है रिजर्वेशन का वो भी दिया जाएगा। ये पहली बात सर मैं निवेदन करना चाहता हूं। सर दूसरी बात ये है, क्योंकि इसके होने के बाद उनको नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सभी जगह फायदा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई। पर सर जो आज भी एससी, एसटी, ओबीसी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जहाँ शिक्षा पाने के लिए जहाँ नौकरी रिजर्वेशन है, लेकिन वो पाने के लिए जो आज वो मुद्दे हैं वो भी मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आप ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कोई स्कॉलरशिप एजुकेशन का देंगे? उनकी एजुकेशन को आप बढ़ोतरी कैसे करेंगे? वो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे आप करेंगे? वो मैं आपसे सर सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो हायर एजुकेशन का इस मुल्क का तजर्बा है, मैं वो केस को छेड़ना नहीं चाहता हैदराबाद वाले को। सर जो एससी, एसटी लड़के लड़कियां पीएचडी करते थे, एमफिल करते थे, उनका स्कॉलरशिप या तो बहुत कम कर दिया गया, या करीब करीब बंद कर दिया गया है, वो अब भटकते हैं चारों ओर। तो वो ये जम्मू कश्मीर वालों के साथ भी यही होना है, इसलिए वो मुद्दे को मैं आज रेज करना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी आप सारी सरकार देखते हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि आप स्कॉलरशिप पे क्या करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत बड़ा इशू है, सारे हिंदुस्तान का इशू है, जम्मू कश्मीर का तो है ही है। तो इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं आपके साथ। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि आपने जो वादा किया था वहां, अब तो 4 साल हो गए, आप इलेक्शन कब करा रहे हैं? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो करनी चाहिए ना, आज नहीं कल जब भी है आप इलेक्शन कमीशन का जवाब दे देते हैं। सर जब तक आप गृह मंत्री जी आप नहीं कहेंगे कि नहीं मैं वहां इलेक्शन करवा सकता हूं फोर्सेस के साथ, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो आपको उस पर भी बताना चाहिए कि आप वहां डेमोक्रेसी कब दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि लद्दाख में आपने इलेक्शन करा दिए, अब जम्मू कश्मीर वाले इलाके को छोड़ दिया। तो मेरी बेनती है उस पर भी सर हम लोगों को कोई ना कोई बात बताइए। अगली बात सर जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मतलब वो सारे हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूं, तो जम्मू कश्मीर में भी वही होगा। सर सारे हिंदुस्तान में जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके आईटीआई और सारे हैं, उसमें सर आज एससी, एसटी टीचरों की कितनी भर्ती हुई है? यहां सर लोकसभा में, राज्यसभा में भी जवाब दिया था कि अबाउट 60% पोस्ट खाली पड़ी है। तो सर ये तो नॉमेनक्लेचर तो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन नॉमेनक्लेचर से अकेले में मुद्दा निपटता नहीं है ना, उसके साथ उस लाइन में जितनी बातें जुड़ी हुई हैं उनका सारा का भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उनकी पोस्ट रिजर्व कर दी, उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो कहां जाएंगे वो? रिजर्वेशन हो गई पर भर्ती नहीं कर रही है। तो सर मेरा कहने का मतलब है क्योंकि आप सारी सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री जी के बाद, तो आपसे जवाब इसलिए मांग रहे हैं कि आप किसी डिपार्टमेंट से भी पूछना तो आप पूछ सकते हो। देखिए जो स्टूडेंट्स का एससी, एसटी, ओबीसी का हिंदुस्तान में हालत है वो ये है सर, पिछले कई सालों से जब से ये स्कॉलरशिप, सर इवन जो जनरल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था वो सर भारत सरकार 100% देती थी, 100%, बहुत सालों से, 30, 40, 50 साल से। आपकी सरकार आई, आपने 60-40 कर दिया कि हम तो 60% देंगे, 40% स्टेट्स दें।
स्टेट्स की तो ऐसी हालत है, वो तो तनख्वाहें नहीं बांट रहे। तो हुआ क्या है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हायर इंस्टीट्यूशंस में SC/ST बच्चों का नंबर बहुत गिर गया है। मैं सर पंजाब की एग्जांपल बताता हूं। जब आप 100% देते थे तो SC/ST स्कॉलरशिप 3.5 लाख से 4 लाख स्टूडेंट्स को मिलता था। 3.5 लाख से 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स को पंजाब में ये स्कॉलरशिप, अब सर लेस देन 1 लाख को मिल रहा। तो मतलब क्या निकला? दैट मीन्स पंजाब अकेले में करीब 2-2.5 लाख शेड्यूल्ड कास्ट वहां ट्राइबल नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजों से और स्कूलों से निकल गए हैं क्योंकि उनको अफोर्ड करने वाली हालत नहीं है। तो इसलिए सर मैं आपके सामने रेज कर रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में भी इशू बनेगा। तो इसलिए आपसे बेनती है कि जब आप कानून ला रहे हैं तो कंप्रीहेंसिव सर सारी चीजें लाइए, उसके साथ आप हमें सारी चीजें बताइए। यही नहीं, स्टूडेंट्स के जो सुसाइड हो रहे हैं ITIs में, हायर इंस्टीट्यूशंस में, सर उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है वो हमें बात बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सर मुद्दे हैं इस बात पे। तो इसलिए मैं आपकी अमेंडमेंट की तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन सर ये मेरी बेनती है कि दूसरे जो साथ जुड़े बुरे मुद्दे हैं A to Z, उन सब का सर आप कोई समाधान करिए और हम लोगों को गाइड करिए। सर जो दूसरा अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसमें वो 3 लोग नॉमिनेट करने हैं, उसमें सर मेरा कहना बहुत छोटा सा मेरी बेनती है उसमें कि सर जम्मू कश्मीर में सर पंजाबी आदमी भी बहुत बसता है, स्पेशली इन जम्मू रीजन, श्रीनगर में थोड़े कम हैं। तो सर पंजाब की ओर से मैं बेनती करना चाहूंगा, सर कोई हमारा भी कोई आदमी उसमें नॉमिनेट करिए उन 3 लोगों में, पंजाब का आदमी। मैं पगड़ी वाला नहीं कहूंगा, कोई पंजाबी तो कर दीजिए क्योंकि वहां हमारे इतने पंजाबी रहते हैं। बाकी आप करिए, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि सर पंजाब इग्नोर हो जाए। पंजाबी लैंग्वेज बस सर वहां पहले चलती थी, वो बंद कर दी, तो वो भी उसको चालू करिए। वहां सर होती थी, वो उसको बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर बहुत सारे इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, अच्छी अमेंडमेंट आप लेके आए, से साथ जुड़े मुद्दे भी निपटाने का करिए। और लास्ट बात कहना चाहता हूं, सर भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज पे सर ये SC/ST OBC का कोई नंबर बढ़ाइए। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि सर वैसे मुझे सारा पता था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। और उनको जब आप भारत सरकार सर लेके आते हैं तो उनको जरा अच्छी पोस्टिंग भी दीजिए। उनको हमेशा ही कभी उधर, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं, पर आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, पर सर उनको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी SC/ST की, OBC की, उनके भले की इतनी बात कहते हैं, तो यार सर जो उनके ऑफिसर्स बन गए हैं, IAS IPS बन गए हैं, उनको भी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दे दिए। आप अभी पावर में हैं, तो मैं उस बिल का सर समर्थन करता हूं, लेकिन जो मैंने दूसरी बेनतियां करी हैं मैं उसका सर जवाब चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे का तो मुझे पता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को जहां पर लाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये कोई आज ही डिमांड नहीं आई या आज ही इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वर्षों से इसकी ज़रूरत थी। लेकिन
स्वार्थ की राजनीति करते हुए जो पहली सरकारें जहां पर रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया। और विशेष तौर पर कांग्रेस जो वोट बैंक की राजनीति करती है, हमेशा से करती आ रही है, लोभ लुभावने नारे भी देती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने की उनका कोई प्रयास जो है वो नहीं कभी भी रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 19 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिला और वो सारी बेसिक सुविधाएं जो जम्मू कश्मीर के लोग जिसके हकदार थे, 70 वर्षों से वंचित थे, वो सारी सुविधाएं भी आज उनको जो है वो मिल रही हैं। और एक के बाद एक वो सारे विधेयक भी, कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, जो कि पहले से ही होने चाहिए थे। और आज जिस विधेयक की जहां पर बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसकी बहुत बड़ी एक डिमांड भी थी, और कुछ और भी ऐसे लोग थे जो इससे वंचित भी रह रहे थे। लेकिन आज देश के गृह मंत्री जी ने ये जहां पर विधेयक लाकर उन सब जो वर्ग के लोग थे उनके साथ इंसाफ करने का जो है वो काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इसमें जैसे जहां पर हमारे भाई कह भी रहे थे, ये दुर्बल और शोषित वर्गों के नाम से जो विधेयक था, या इस अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से करने का जो है उपबंध जहां पर है, ये अब पूरे देश की भांति जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा और इसी नाम से जाना जाएगा। और जहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूं कि महोदय देखिए, एक के बाद एक जो कानून जम्मू कश्मीर में बदले गए हैं, उन सब का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो मिल रहा है। और विशेष तौर पर धारा 370 हटने के बाद वहाँ की माता बहनों को, नौजवानों को और बाकी जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे, और उसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिनको 17 वर्षों तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला था। तो जैसे ही ये बदलाव आया तो आज उनको भी वो सारे लाभ जो हैं वो मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी ये सारी सुविधाएं उन हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं उन सबको जो है वो मिलेंगी। और विशेष तौर पर जैसे जहां पर कहा गया कि सेंटर की जो नौकरियां होती थी उनमें भी उनको आरक्षण जो है वो नहीं मिलता था, लेकिन आज ये आरक्षण बढ़ भी जाएगा और सेंटर में भी उनको ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलेंगी और बराबर का हिस्सा जो है अब इन हमारे वर्गों को भी जो है वो मिलेगा। महोदय, शिक्षा आधारों की बात हो चाहे दूसरे आधारों की बात, जो आज तक नहीं होता था वो आज वहां पर होगा। और जो डिमांड उनकी थी, और कई बार उन्होंने संघर्ष भी किए, और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर में अब तक ओबीसी आरक्षण नहीं था। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कमजोर और वंचित वर्गों की शब्दावली को बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार राज्य में ओबीसी को दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियां और छात्रवृत्ति आरक्षण सहित बाकी अन्य लाभ भी जो है मिलेंगे और संवैधानिक अधिकार जो है उन्हें हासिल होगा। और इसके साथ साथ जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ और ऐसे हमारे समाज के लोग थे, जैसे कि जाट समाज के हमारे जो लोग थे, वो भी इस कैटेगरी में जो है वो आ जाएंगे, जिसका कि बड़ी देर पहले से ही उनको जो था इसका इंतजार जो था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने समय समय पर जम्मू कश्मीर की उन्नति और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कदम जो हैं वो उठाए हैं, और एक नहीं अनेकों। जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही
मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे विस्थापित जो हैं कश्मीरी पंडित और इसके अलावा भी अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पीओके जिसे हम कहते हैं, वहाँ के विस्थापित भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक डिमांड लोगों की आ रही थी कि भाई हमें भी कोई मौका जो है वो मिले और हम भी अपनी बात जो है वो रख सकें। इसलिए इस विधेयक में विस्थापितों के लिए भी एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। तो इससे उनमें एक खुशी की लहर भी है। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी किसी की का ध्यान जो है वो इस ओर नहीं गया, लेकिन आज जब केंद्र में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर सरकार चल रही है, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आप जाकर उनके साथ इंसाफ जो है वो होने की घड़ी जो है वो आई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इस विधेयक के साथ साथ ही ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है, इसे भी इंसाफ मिलने वाला है और बाकी कुछ और भी प्रावधान जो हैं जो इसमें रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब से देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो बनी है, उन्होंने हर वर्ग और हर समुदाय के साथ जो है वो इंसाफ जो है वो किया है। उसी की एक कड़ी में आज जो हमारे कुछ वर्ग जो थे वो पीछे रह रहे थे, उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होने जो है वो जा रहा है। महोदय, मैं इतनी ही बात कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। श्री सौगत राय जी। Sir, I rise to speak on the 2 bills, Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. Let me start by talking about situation in Jammu and Kashmir since Mr. Amit Shah took over as Home Minister. One of the major steps taken by him was to abrogate Article 370, then convert the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories. One Jammu and Kashmir, the other Ladakh. It is the first time in the history of Indian Constitution. Earlier, union territories had been converted into states. And here, Mr. Amit Shah walked the retrograde step or converting a state into union territory. This has never happened before. Now, before I speak on the bill, let me ask him through you, sir, what have you achieved? What have you achieved by taking these retrograde steps? The militancy has not been controlled. Only 2 weeks back, we lost a major, a company commander in the hands of militants. 2 weeks back, and then we lost 2 captains of the army in Kokarnak. So this is the peace that has been brought by Mr. Amit Shah. So what is the change taking place in Jammu and Kashmir? Has investment come in a big way? Has employment been granted in a big way? No. All that is happening is that some cultural and sports events are taking place in Kashmir. And we are showing to the tourists that all is well. But not all is well in the state of Denmark, as Hamlet used to say.
all is not well in the state of Jammu and Kashmir. The governor just goes for this cultural and sports events. He does not go to inaugurate factories. He does not go to improve the cultivation of saffron in the valley. The people of, many of my friends, including Shatabdi, went to Kashmir recently. He said, Dada, speak about the unemployment in Kashmir. The Kashmiri youth demand employment. Now let me, before I go into the bill, go into the history of Jammu and Kashmir. 47-48, part of it is given in the statement of objects and reasons of this, of the second bill. That is in 47-48, first aggression took place. Pakistan occupied a part of Kashmir, which is known as POK, Pak occupied Kashmir. Then during 65 war, and again during the 71 war, parts of Kashmir were troubled, and the minister has given the total number. Total number of displaced persons as 1 lakh. So total is 41,804 families were displaced during the 3 wars. That process has not been reversed. What has happened in Kashmir, due to maybe misgovernance, many acts of commission and omission by the center, Kashmir went into the hands of militants from 89 to 90. And people were killed. Pakistan-inspired militants ruled in the valley. And we have gone through this time, and that is the time when large number of Hindu migrants went away from Kashmir valley. The suffering of these people, their total families number are 46,517 families who left during militants. The total number is 1,58,976 who have registered themselves as displaced persons. The government promised much. Have they been able to bring back the Hindu migrants, the Pandits who left the valley? No, they have not been able to. Now, what is the roadmap? Mr. Home Minister, I ask through you, sir. Nothing can be done in Kashmir unless you hold election. Last election was held in 2014. For 10 years almost, there has been no election. How can you rule a state not giving power to the people to elect? One person, Mr. Manoj Sinha, he was in parliament with us. He has gone there as governor. What is his connection to Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir should be ruled by people of Jammu and Kashmir. क्यों नहीं? इसको हटाओ पर ये disturbing man. हाँ. Yes. नहीं जरूरत नहीं है वो बहुत हो गया बैठिए प्लीज So he does not. I have read all the directions. बैठिए He is a disturbing element, sir. नहीं, वो नियम की बात कर रहे Professional हैं, heckler. वो I don't want to listen. वो नियम की बात कर रहे हैं.
who is also not in the house. Sir, so my demand is that you announce a time frame for holding elections to Jammu and Kashmir. Now you have promised that there will be a reservation, and the reservation will be changed to for OBCs. Now it is mentioned as weak and underprivileged classes, and you want to change that to other backward classes, that is OBCs. Now there is no state, no assembly. This is a state law, and you are doing the law, making the changes here. You are making a big change that for first time from migrant families, they are nominating not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmiri migrants, people who belong to Kashmir and who have left. This was suggested, recommended by the Delimitation Commission. And also 1 member from displaced persons from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Have a legislative assembly, then bring these amendments. I do not know what is the hurry. The hurry should be in having elections. I want to state, sir, that the step of the BJP government to abrogate Article 370, abolish the state of Jammu and Kashmir into an union territory and a union territory for Ladakh. I have told you that this is a retrograde step. They did it just to fulfill the BJP's election promise. एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, ये सब बीजेपी श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किए. ये कोई कश्मीर के लोगों के लिए नहीं. Now, Kashmir has been a conflict point. It is India's position that Kashmir is an integral part of India. It's also India's position that the territory of Pak-occupied Kashmir, that should be brought back to us. Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak-occupied Kashmir into India? No. Everything is in the air. He is bringing 2 laws. Sir, Kashmir is called the paradise on earth, the most beautiful valley anywhere. Now, will Kashmir remain only a tourist place? Now we'll have a tourist territory of Jammu and Kashmir, or it will be for the people of Jammu and Kashmir. इस सदन की legislative assembly. दादा, इस सदन के एक मिनट, इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य मेरी शहर में 370 के बाद कश्मीर गए हैं, तो कश्मीर आज भी वैसा ही है जैसा पहले था. उनको बताओ मत, तो सुनते हैं पूरी बात को, अभी कान कमजोर नहीं हुए उनके. दादा, Sir, this is a matter of opinion. This opinion is voiced by those who go to Kashmir as tourists. Oh, Dal Lake, shikaras are so nice. The cherry is blossoming. The apples are there on the trees. What about the people of Kashmir who live in Baramulla, in Anantnag, in the various, in Kokarnag, in various places of Kashmir? What is their condition? Kashmir is not for tourists. Kashmir is for the people of Jammu and Kashmir. Give them back, sir. ये कहना है कि आज मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अनाउंस करेंगे कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा.
डेलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा किए है। आज आप कानून पास कराएंगे कि कश्मीरी माइग्रेंट से 2 लोग आएंगे और डिस्प्लेस लोग से 2 लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन बोलिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। हम जो किए थे वो हम सोचे थे कि कुछ बनेगा, कुछ बना नहीं। हमने नाकामयाब रहा कश्मीर में शांति लाने को। इसलिए सर, आई वांट टू इन दिस discussion, I do not want to oppose these amendments because there is nothing wrong in having 2 nominated members from Kashmiri migrants. But everything is wrong in the government's handling of Jammu and Kashmir, particularly Mr. Amit Shah's handling of Jammu and Kashmir. He took it in his hand कि मैं करूंगा जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे, मैं 370 को एब्रोगेट कर दूंगा, मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा और वो जगह पिछड़ा रह जाएगा। आज यहाँ बैठ के कश्मीर के लोग बहुत सफर किए हैं। हमारा 2 जंग हुआ था, 65 में, 71 में, 47 में Pakistani Hanadar, they are called, invaders, they captured part of Kashmir. And again, the militants took control of the valley, and because of them, people have to leave. We must restore normalcy in Jammu and Kashmir. Give back. We want to see elections take place there. We want to see a nationalist person like Farooq Abdullah again occupy the chief minister's chair. Only then will Kashmiri realize they are Kashmirian. Kashmir is very special. Kashmir is very special because उनका एक अलग कश्मीरियत है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये आप मत लगाइए यहाँ पर। कश्मीर कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं, और दिल्ली से भेजा गया गवर्नर से नहीं। मैं यही बात ये 2 कानून के बारे में बोलने चाहता हूं। अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब जब फूल खिले, फूल खिलाने का, वो नाकामयाब रहा। कश्मीर फिर लोकतंत्र का रास्ता पर चले, ये मांग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद। करता था, दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते, कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं, क्या हालत रही है कश्मीर की, किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की। आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की, नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी, कश्मीर में कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहां पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। श्रीमती बीवी सत्यवती, आपको बोलने का मौका देंगे पूरा, अगर आप बोले। अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें
और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है? ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। श्री बीवी सत्यवती, श्रीमती बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। थैंक यू स्पीकर सर फॉर giving me an opportunity to speak on this very important bill, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Speaker sir, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 substitutes weak and underprivileged classes with other backward classes as declared by the Union Territory of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. So this is done to remove the confusion amongst competent authorities issuing certificates to eligible persons due to differences in such nomenclature. Speakers are inclusion in education and employment. So now with less confusion, the state can work towards lifting the literacy and also employment opportunities for other backward classes and empowering the communities to a brighter future and an opportunity to come out of poverty. So, Speaker Sir, from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, a few suggestions from our party. So, one is conducting caste census. It's a current and comprehensive census detailing the population of other backward classes, OBC, is indispensable for effectively implementing development schemes aimed at the marginalized masses in various states and union territories. And conducting a fresh OBC census should be the initial step towards the welfare of the community. So there needs to be qualitative and quantitative data to understand how our schemes aimed at OBCs are benefiting them. Speaker Sir, as I speak, from the state of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable CM Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, so we are in the process of conducting its own caste census within the state. Backward castes in the Andhra Pradesh constitute nearly 50% of the population with 139 subcastes. The goal of a caste-based census is to offer clarity on several aspects, such as the distribution of population among different castes and subcastes, and understanding the socio-economic status of the most backward castes, which will help the government to plan and maximize the outcomes of the policies and welfare programs. Sabhapati ji, setting up of a dedicated ministry for other backward castes. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%. To accommodate all the needs and necessities of the OBC community, we should consider setting up of a central ministry for other backward castes as we have for SCs and STs. So the Ministry for OBCs can do wonders in the centralized planning of policies and welfare schemes for OBC communities which uplift the community socially and economically.
So this ministry can also serve as a place where the OBCs can raise their grievances, avail benefits such as scholarships, and also have the task to ensure the OBC reservation is being followed in letter and in spirit all across the country. I request the Honorable Home Minister Ji to look into this aspect. So, and the third point is reservation in state legislative assemblies. So urge the central government to move towards the idea of having reservations for OBC communities in state legislative assemblies also. This will enhance the political development of the OBCs. Remembering the Baba Saheb Ambedkar ji's ideas of achieving political diversity by empowering backward castes by breaking the barriers by reservation. So it's an essential step towards maintaining inclusivity and diversity in our political systems. The fourth point I want to mention, Honorable Chairperson Ji, national-wide skill development programs. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%, while there are currently numerous schemes in place aimed at enhancing the education of OBCs and providing valuable resources like scholarships. The apparent absence of national schemes addressing skill training programs is there. Introduction to nationwide schemes for skill development programs targeted specifically at the OBCs will make the community job ready. And before I conclude, Sabhapati Ji, the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 marks a significant step towards clarity and inclusivity. By replacing the term weak and underprivileged classes with other backward classes, the legislation aligns the evolving social dynamics of Jammu and Kashmir. So hence I urge the central government to conduct the caste census along with the population census, provide OBC quota reservations in state legislative assemblies, establish a ministry for OBC, and introduce more schemes for targeting the specific needs of OBCs, which will help the community nationwide. I want to bring only one sentence which our Honorable CM Garu frequently says, backward classes, they are not backward, they are the backbone classes to the society. So hence, I bring to the notice of this August House. So I conclude this bill from this, I support this bill from YSR Congress Party and also take it to consideration of the suggestions made by YSR Congress Party. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you very much. Sri. Seeing it as a union territory, as already said, it is always the union territory which looks ahead of going into a statehooship so that they can have more authority. But this is the first instance where we see a state being converted into a union territory. And what is the main reason behind it? The BJP has just won many of these state elections and they have come into this house. They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do that? Since they are not able to do that, they bring a state into a union territory where they can have control over the governor and then they can run the governance through that. If they were capable and if they were very confident of winning Jammu and Kashmir, would they have gone in for a union territory? So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history, because the Dravidian ideologies have always been strong and has been pro-reservations. So in the early years, before independence, the country was ruled by a minority of 3% people having a majority stay in all the government jobs, work, everywhere, education. It was the Dravidian ideology, it was our forefathers of DMK, the Justice Party, in the year 1926 that brought in the Reservation Act for work and for
education in OBC sectors and for all class people. Till then, it was marginalized, and only a section of the people, or 3% majority of the people, had jobs and other things. So, in the year 1926 was the first time that in India and Tamil Nadu, Justice Party brought all these reservations for people so that people from all class can take part in governance. And what happened after that? After India obtained independence in the year 1947, it was struck down by the Madras High Court that these reservations shall not exist anymore. And then again, when we went to Supreme Court, the same this thing was done, that it was struck down and no reservation was there. It was our leader, the great Dravidian ideology of Principal Tandai Periyar, who had, along with the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Law Minister Ambedkar, had gone and sought that we need reservations for work and for education. It is completely necessary. And then after fight, at last the Union government, under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru, agreed for reservation in work. But then Tandai Periyar and our leaders then struck it down. They said that if you give reservation only in work, who is educated? It is again only those people who are educated, that 3% of the society will again get work. So they again fought. They had many other protests, and then at last in the year 1951, the first amendment of this parliament, the first amendment of the constitution after it was formed, it was then declared that the first amendment, that there will be reservation given for both work and for education, and that is how education and work has come and reservation had come into place. And so many people, so many lakhs of people have come into governance and other places, so that we have a very good this thing. Sir, taking the 4 pillars of the democracy, both the legislative, we have reservations. It is very good that we have come till that, and now this government has also introduced the women's bill, which is a very good this thing. So, but coming into the executive, there is no reservation for OBCs. It is fully dominated by other castes, the so-called forward caste people, and a very marginalized section of the scheduled castes or the scheduled tribes. So we would like to urge upon this government to give more importance into the executive for OBCs. So DMK is always seen as a champion of the OBCs. In the recent 27% of the medical quota OBCs, it was our government that had gone court after court and got the final verdict in Supreme Court, so that we could have the 27% OBC quota, not only for Tamil Nadu, but for the whole of India. And it is only after our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, he is seen as the hero of the OBCs. Sir, again coming to the judiciary. In judiciary also, it is fully dominated by people of the so-called forward caste. There is not a reservation for OBC. And so that reflects on the judgment of the cases too. And so we also ask and request the government through you, Chairperson, sir, to urge upon the government to bring in reservations for OBC in the judiciary also. Sir, coming into the Jammu and Kashmir, they have brought in this bill reservation, saying that, sir, Tamil Nadu has a very good rapport and relationship with Jammu and Kashmir. During the emergency days, the father of Mr. Farooq Abdullah, Mr. Abdullah was held in Tamil Nadu. He was safeguarded in Tamil Nadu by our Chief Minister, the then Chief Minister Karunanidhi. And still in memory of that, in Kodaikanal, we have Mr. Abdullah's guest house still as a very renowned and very sacred place over there. And when the Article 370 was brought, it was our leader, Mr. M.K. Stalin, who had brought all the allies and fought against this very government in the heart of Delhi, and we voiced out. So Tamil Nadu and Jammu and Kashmir always has a very good relationship. So here they say that the governed by Reservation Act, because the legislation of J&K is not in place. Why is J&K legislation not in place? It is because of this government. And what is to be enacted by the state is now being enacted by this very house of the parliament. And sir, we would also like to make a very sincere request that the caste census, which has been pending for a very long time throughout the country, it should be conducted at once as demanded by our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. And sir, we told what are the struggles that we have got for OBC. But we see this government just handing over by a golden platter the economically weaker section 10%. So nobody has fought for it. Nobody has asked for it. Nobody has protested for it. But this government is seen in appeasing the forward caste. But the same quota
the same marks for an OBC, SC or ST is much higher than what is being handed over to the economically weaker section of 10%. So we request upon this government to look into that EWS section and to give in more quota for the OBCs and to conduct a caste census at the earliest for this thing. So thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Shri Kausalendra Kumar ji. सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक मूल रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्लभ और शोषित जो वर्ग हैं, सामाजिक जातियां के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग करने की बात कहा जा रहा है। यह शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। यह धाराओं और उपधाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची में भी कई जातियों को शामिल किया जा रहा है, जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफ़ी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूं। जम्मू कश्मीर के करीब 16 जातियां और लद्दाख क्षेत्र से 12 जातियां अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक दलित पिछड़ों को, अगड़े को, जो आर्थिक स्थिति उनका कमजोर है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे लोगों का इसका लाभ मिल सके। दूसरा संशोधन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन जो 2019 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखती है। सरकार 2019 में जम्मू कश्मीर को इस अधिनियम द्वारा 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित राज्य बना दिया था। धारा 370 समाप्त करने के समय माननीय गृह मंत्री जी साफ साफ कहे थे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। परंतु 5 साल होने वाला है, वहां की स्थिति पहले की तरह ही है। परिसीमन कार्य हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 107 विधानसभा सीटें से बढ़ाकर 114 हो गई और उनमें 9 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 3 नामित भी होंगे। अब कुल 117 सीट होने वाली है। यह सब तो ठीक है, किंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अभी तक वंचित है। G20 में भी जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल हुआ, किंतु सरकार की वहां राज्य का दर्जा देने की बात पर चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में समस्याएं ज्यों क्या त्यों बनी है। आतंकी घटनाएं भी घट रही है। कश्मीरी पंडितों की हालत तो और दयनीय है। सरकार द्वारा कहा गया था कि वहां के विस्थापित कश्मीर पंडितों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। आप बताएं कितनी कश्मीरी पंडितों को वापस लाया है। अन्य राज्यों में श्रमिकों की हत्याएं वहां रहती है। पर्यटकों की संख्या दिनों दिन कम रही है। वहां के नागरिकों की आमदनी बंद हो रही है। वहां का किसान बेहाल है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। केंद्र सरकार वहां के नागरिकों और राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करे। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और मेरा सुझाव होगा कि वहां चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, तभी लोकतंत्र बहाल हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश साहू जी। अधिष्ठाता महोदय, आज
रिजर्वेशन जम्मू काश्मीर रिजर्वेशन बिल उपरे आगत करबा पई मो दल ए कार्यक्रम रे कहबा पई सुजोग देछि सेति दल को धन्यवाद देवा सहित आपण मते कहिबार सुजोग देथिबारु मु आपण को बधाई जनाउछि धन्यवाद जनाउछि। उक्त प्रसंग रे आलोचना रे भाग नै बिल टी डिलिमिटेशन कमिटी को सुपारिश करबा पई उद्य अटे। सम्माननीय सभापति महोदय, जम्मू काश्मीर 21 नवेम्बर 2018 रे भंग करा जायथिले मध्य अद्यावधि यार पुनर्बार निर्वाचन परिप्रेक्षी मुहाइबा पई सुजोग केही सृष्टि करि नथिले, किंतु आज से ही दिन ठारू आज पर्यंत कौन प्रयास बा उद्यम बोधहुए होई नहीं। साधारण जनता नागरिक बुद्धिजीवी युवक युवती समस्ते उक्त भावनार आशा राज्यर मौलिक समस्या को राष्ट्रीय गणतांत्रिक व्यवस्था माध्यम केंद्र बा राज्य दृष्टि आकर्षण करने को आज समय आसी। प्रत्येक भारतीय परी जम्मू काश्मीर नागरिक एभली एक सुजोग पाइबा उचित एवं एथिरे जेतेबेले 370 धारा बाद कराइथिला केंद्र सरकार एक साहसिक पदक्षेप नहीं से समय गोटे नजर दबा दरकार। 370 धारा लागू होता बेले को व्यवस्था प्रति समान नजर थिला। आज जेतेबेले एससी शेड्यूल कास्ट को देला बेले एसटी को सुजोग दिया जाए नहीं। अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर राज्यर अनेक राज्य कमिशनर विशेषकर राज्य ओडिशा प्रदेश रे माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक ओबीसी कमिशनर गठन करी तार कमिशनर मेंबर भी प्रतिष्ठा करिसंती एवं आगामी निर्वाचन रे जेतेबेले आमे विचार करूथुलु एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेगा ए प्रकार विचार करी 370 द्वारा बाद कला परे आज एससी ओबीसी एससी एसटी एमान को को सुजोग दियाछि जेतेबेले माननीय मंत्री ए बाबद रे प्रसंग रे उल्लेख करिवे ता स्पष्ट भाव रे जणेमे। कारण माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अदर बैकवर्ड क्लास और सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पई स्पष्ट भाव में निर्धारण करी कमिशनर नियुक्त करिसंती रिटायर्ड जज जस्टिस रघुनाथ विश्वाल एवं तार मेंबर भी अच्छे नवनीत रथ एवं मिस मिताली चेनारा एवं प्रशांत कुमार पात्र यही करने सहित राज्य गणतंत्र सहित प्रदेश देशर मान्यवर मंत्री ए बाबद स्पष्ट भाव में उल्लेख कले जम्मू काश्मीर विश्वास सहित आपको ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। श्री मलुक नागर जी। सब धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजरें जम्मू कश्मीर पे लगी हैं और 370 के बाद खास करके तो जो पिछले 68-70 सालों से इन्हें कुछ दिया नहीं, जो वहां के जो एसटी में जो गुजर मुसलमान हैं या जो गुजर बकरवाल हैं तो इनको पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थी, रिश्तेदारियां कर ली जाती थी और देने के नाम पे इनको कुछ होता नहीं था जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं। तो 370 हटने के बाद इनको जो सुविधाएं दी, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है उन्हें पूरा रिसर्च कराया, चाहे कारगिल के समय था, चाहे 1947 के समय था, चाहे 1952 के समय था, जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयां हुई, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे उनको बगैर तनख्वाह लिए हुए सरकार से और सरकार के सिपाही की तरह वहां के जो गुजर मुसलमान है, जो गुजर बकरवाल है, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी उसको ध्यान में रख करके सरकार ने इनको जो आरक्षण की सुविधा दी, दिल से मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं जो पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ दिया नहीं गया था। तो मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं, जो पीओके से लेके आ रहे हैं उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है, और जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहां के जो गुजर मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा जाने दिए देश के लिए, लड़ाइयां लड़ी हैं देश के लिए और 370 पे जिन्होंने मिठाइयां बांटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, उनके लिए सरकार ने जो एक आरक्षण निश्चित किया, अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया उससे अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए और जो अब देना चाहते हैं सरकार आरक्षण, उनको अलग से कितना ही दे दो,
तो हम देश के लिए जो लोग जान दी और देश हित में और जनहित में और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हित में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका काम ना करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you very much, sir. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party to support the Jammu Kashmir reservation and the reorganization amendment bill, sir. Sir, I have very fond memories as a child about Kashmir, and fortunately Dr. Saab is sitting right here, and this is actually an opportunity for me to show gratitude to him and his family, who has led this most beautiful part of India. And I would like to read a few lines about Kashmir, sir. From a Sufi poet called Amir Khusrau, he said, if there is paradise on earth, it is this, and it is this. This is how much we all think about Kashmir. Nestled in the foothills of Himalayas, the Kashmir region is celebrated and esteemed for its ineffable and incomparable aesthetic wonder and charming beauty. Beautiful lakes, acres of Mughal gardens, mighty snow-capped mountains, rich saffron fields, vibrant meadows, crystalline glaciers are just some of Kashmir's natural features and landscape which are in this poetry, which is the paradise of earth, sir. However, Kashmir's paradise in many ways brutally violated, and its peace has been plundered for various reasons, sir. But the flourishing meadows, stark mountains and the vast fields, motives of freedom, but with hundreds and thousands of military forces scrutinizing Kashmir, freedom feel like a faraway and an elusive force. Nonetheless, beyond each blossoming tulip, flower fields and wild-eyed smile lies a story of Kashmir. Kashmir is essentially a region of stark contrast. It's actually a story of paradoxes. For beauty exists despite of its bloodiness, faith, tenacity, inner peace can be seen in its local residents amid all these activities which have happened in these decades. Fragments of paradise can be found despite the most hellish of horrors. Hope we reignited with all the hope seems to be forsaken. Kashmir is a place that beckons your soul, stirs your spirit, converses with your heart and dwells in your mind long after your body has departed. So I think Kashmir has really been through a very difficult journey. And administration is something which is continuity. Yes, it has had its red spots, black spots, it has had its moments, and I think unanimously everybody has contributed to the journey of Kashmir. So I think we can't just isolate one bad story to the glorious part and the contribution in India's development, tourism, growth, beauty story, cultural story of India will be always incomplete without Jammu, Kashmir and Ladakh. So I think now we really need to look at the larger picture. We have to stop being a prisoner of the past and history. Because every time I see the Bharatiya Janata Paksha, I saw the leader speaking, the first person from the Treasury bench. I thought he'll enlighten us with what is achieved in the last 4 years. But I couldn't hear much from him, unfortunately. And nor do I want to get into a swinging march, because I genuinely owe a lot to Jammu and Kashmir and Ladakh, because it has given me my finest happy family moments which I ever have to look back in my life of my 5 decades would be all connected to Jammu, Kashmir and Ladakh. Sir, I absolutely welcome the decision and the reservation decision taking. But I would like to suggest to the Honorable Home Minister, who's been so large-hearted about this reservation in Jammu and Kashmir, I would like to make a suggestion to him that instead of bringing piecemeal programs about reservation, why doesn't he bring a comprehensive bill pan-India about reservation? The state where I come from, sir, Maharashtra, today is having huge challenges with Maratha, Dhangar, Lingayat and Muslim reservation issues pan-Maharashtra. The same thing resonated in Maqbul's speech in Uttar Pradesh. In Rajasthan, the same. So why doesn't this entire house sit together, put their minds together and find an amicable solution in the larger interest of this nation on a discussion of reservation for all faiths? So when it comes to my state, it's about Maratha, Lingayat, Dhangar, और मुस्लिम समाज की आरक्षण की बहुत बात हो रही है. So I was just trying to connect the two dots and see if you can do it in Jammu Kashmir. Why cannot be applicable to my state, which is actually burning right now? So this is something I would like to put forward in front of the Honorable
Home Minister. I would like to ask the Honorable Home Minister, who I remember his speech. It was when he said it in the old Parliament building. He told us his dream and his plans for Jammu Kashmir, and we were also quite keen on it, because who doesn't want peace? So we all thought, and we had put our hopes in him, and hoping that there'll really be a huge change in Jammu Kashmir, the lifestyles of the people. And I would like to ask, and I remember him committing to good investments on the floor of the House in the old building and to elections. Unfortunately, that has not happened, and I would like to put the urban local bodies, which Saugata Babu said in his speech. I would like to take that point forward, that the urban local bodies elections, which were to be held in Srinagar, have been postponed, and the excuse given or the reason given would be delimitation. Now, had they not thought about this before? And 4 साल हो गए sir, delimitation का तो homework पहले भी कर सकते थे. So what is the reason that you want to give them freedom, you want a democratic country? The first message you have to give to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh is to have a fair election in that country. So हमारी मांग रहेगी कि पहले आप वहाँ एक election ले लीजिए. This is, I think, really going to be the honest commitment that the Honorable Home Minister made to this nation, and we trusted him. I'm not saying we mistrust him now, but I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk. The other thing, sir, I would like to highlight is the tourism. I have myself been to Kashmir in the last 3 years once, and clearly the tourism has improved. But let's have some data. Tourism is 7% of Jammu, Kashmir and Ladakh's development story. So if you look at the economy, only 7% is of the entire bowl of Kashmir, if you say. So if only tourism is 7% of the economy, then what about the horticulture? What about the agriculture? What about the changes in climate that are having? हमारे भी किसान दिक्कत में है महाराष्ट्र में because of climate change. The same issue continues to happen in Jammu, Kashmir and Ladakh. So what is there a plan this government has vis-a-vis climate change with agriculture and horticulture, and what are their plans for Jammu Kashmir, considering they don't have a government in place? अगर किसी आम आदमी को कुछ मदद लगे तो किसके भाई, वो तो LG को नहीं मिल सकता. So what is the plan they have for all these, like kisan ho, yuva ho, mahila ho, like they say that is the new dharma of the BJP. So we really want to see them walk the talk for all these 4 verticals that they are. Unemployment, like Saugata Babu said, unemployment is at its peak in India, and so is it in Jammu Kashmir. So what specific intervention are they doing for unemployment? And one point which is alarming in Kashmir today is electricity. आज धरने हो रहे हर जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, श्रीनगर में 10-10 घंटे का पावर कट होता है सर. So what has really happened in the last 4 years? What magic has happened? If there is no electricity, how are all the other things going to work? So these are some things which I'd like to, I'm sure the Honorable Home Minister would throw some light and enlighten us on how these things are going to be taken forward. And if there is a gap of electricity, एक बार इंडिया में कहते हैं there's a surplus of electricity. So national grid से क्यों जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं जा रहे हैं बिजली? Why do people, our brothers and sisters and our children in Jammu Kashmir have to suffer with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar? अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी के जो छोटे-छोटे गांव है वहां क्या होता होगा सर? So this is something we need to really discuss. The other big point which I was coming while, which is my last point, sir, that yes, things are better, but that doesn't mean they are okay. In September 2023 and in November 2023,